हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, इस तरह से नाइट वॉचमैन टीम का एक मेंबर जिसका नाम जाओ है, वो उस मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते वहाँ पे शहीद हो जाता है, जिसकी मौत से लिंची काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अब इस हादसे ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल डाली है। अब यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि लिंची अब उस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में पहुंच चुका है, जहाँ पे वो अपनी आंट के लिए एक लेटर लिख रहा होता है कि वो अब से घर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा फैसला कर चुका है। और काफी सस्पेंसिव म्यूजिक के साथ यहाँ हमें काफी कुछ दिखाया जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के दो लोग आर्मी के यूनिफॉर्म में लिंची के घर पहुँचते हैं। उसका लिखा हुआ खत यहाँ उसकी आंट को थमाते हैं कि तभी लिंची, जो कि अपने ही घर के पास वाली गली में खड़ा होता है, अंदर जाने से कतराता है और अपनी आंट को फोन लगाता है। हाँ, उसकी आंट सबसे पहले उसे यही वजह पूछती है कि आखिर तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम भी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो। अब जबकि तुमने ये फैसला कर लिया है तो तुम्हें अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा और वहाँ अच्छे से खाना पीना, और तुम्हें गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है उसे हम खर्च नहीं करेंगे और उसे मैं तुम्हारी शादी के लिए संभाल के रखूंगी। जिस पे लिंची अपनी आंट को कहता है कि वो अपना ख्याल रखेगा, वो जो उसकी सब्सिडी के पैसे हैं वो अपने और उसके छोटे भाई पे खर्च करे। साथ ही उसने अपनी आंट के लिए कुछ पैसे भी भिजवाए हैं, जो कि उसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया है इसे ज्वाइन करने के लिए। आगे वो ये कहते हुए फोन को काट देता है कि वो 2 दिनों में ट्रेन से मिलिट्री कैंप पहुंच जाएगा और जा करके कॉल करेगा। यहाँ आर्मी में जा करके सोल्जर बनने का सिर्फ एक दिखावा होता है, ताकि जी अपनी फैमिली से दूर रहे। जितनी ज्यादा वो दूर रहेगा, ये फैमिली के मेंबर्स उतना ज्यादा सेफ रहेंगे, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना मतलब उसकी फैमिली के लिए भी खतरा है। अब आगे जो कैप्टन होते हैं, वहाँ लिंची की फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए उसके घर के बाहर एक ऐसा तलिस्मान लगा देते हैं कि इनविजिबल होता है और वो उसकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। आगे वो लिंची को अपने साथ वही हेडक्वार्टर ले जाते हैं, जहाँ उसे खूब कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले उसे शूटिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है, इसमें वो बिल्कुल भी निकम्मा निकलता है, क्योंकि एक भी गोली इसके टारगेट को हिट नहीं करती, इसलिए वो टारगेट को ही नजदीक लाने का कहता है। अब आगे उसे अलग अलग गॉड्स के बारे में बताने के साथ साथ जिराफ माइकल के डिवाइन एजेंट के बारे में भी बताया जाता है, जो कि अब लिंची है। अब यहाँ पे उसे सारी बातें बताई जा रही होती है और बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि उसके साथ साथ उसे ट्रेनिंग भी करवाई जा रही थी। उसे डिवाइन एजेंट के बारे में काफी सारी जानकारियां दी जाती है कि ये एक स्पेशल ह्यूमन बीइंग होते हैं और जो गॉड के द्वारा चूज किया जाता है उसी में ही सिर्फ सिंजो की पावर होती है। इसलिए यहाँ के कई फोर्सेस के तुम अब टारगेट बन चुके हो और तुम जो भी डिसीजन या जो भी फैसला चूज करोगे वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के पैटर्न पे अफेक्ट करेगा। लेकिन इस मोमेंट में अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हारे अंदर डिवाइन एजेंट के रूप में कितनी सारी एबिलिटीज हैं, ये तुम्हें खुद ब खुद जाननी होगी। आगे उसे इस तरह की भी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो अलग अलग रिल्म में जा सके। अभी उस अलग अलग रिल्म में जाने के लिए यहाँ पे एक आधुनिक मशीन यूज की जाती है, जिसके तहत उसके लिए खास रिल्म को डिजाइन किया गया है, इसमें वो जाके इस प्रोग्राम को टेस्ट कर सके। बाकी यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरा मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन के 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मेन के बारे में बताता है, जो कि अलग अलग रिल्म में एक्सट्रीट कर चुके हैं और उन्हें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटिंग फोर्स अंडर द गॉड्स कहा जाता है। इन गॉड्स में सबसे पहले गॉड्स ऑफ दाशिया आते हैं। इनमें सबसे पहला शॉर्ड है, दूसरा राइड है, तीसरा वन स्टैचू है, चौथा नथिंगनेस है, 5वीं का नाम आवाइफ है और इन्हीं में से एक हमारे नाइट वॉचमैन टीम का एक कमांडर है। और ये चारों जो अलग अलग फोर्सेस हैं, ये अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को संभालती हैं, लेकिन उनके अलग अलग कमांडर्स का अब तक किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि उनका अता पता आज तक स्ट्रीम मिस्ट्री बना हुआ है। आगे हमें वापस से लिंची के शूटिंग प्रैक्टिस को दिखाया जाता है। इसमें थोड़ी बेहतरी तो आई होती है पहले के मुकाबले, लेकिन एक भी निशाना उस कार्डबोर्ड के टारगेट को हिट नहीं करवा रहा था। अब आगे उसे फॉरबिडन रून्स सीक्वेंस के बारे में बताया जाता है और ये एक ऐसी पावर है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स के पास है। और यहाँ पे लिंची के ही फॉरबिडन रून्स की पावर को चेक किया जाता है, जो कि एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग लेवल की होती है। अपनी ऐसी स्पेशल एबिलिटीज की वजह से लिंची जो होता है, इसने काफी कम टाइम में अपनी डायनेमिक विजन के साथ साथ मेंटल पावर को भी एम्पलीफाइड कर दिया होता है, जिसके कारण इसके सेंजो की जो पावर होती है वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। अब आगे इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कैप्टन होता है, वो बताता है कि हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन की नाइट वॉच टीम में लॉर्ड माइकल के बारे में काफी कम इन्फॉर्मेशन है, जो कि हमें किसी खास पवित्र जगह से ही मिला है। उसके नाम के अलावा हमारे पास और कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और तुम्हें जैसे जैसे इसके बारे में पता चलेगा तुम्हें इसमें नोट डाउन करना होगा। बाकी जो लिंची होता है वो हर एक टेस्ट में अपने जो लेवल्स होता है उसे धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा होता है, जिससे उसकी मेंटल पावर के साथ साथ उसके वेपन चलाने की पावर भी बढ़ रही होती है और उसकी एबिलिटीज अब इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को बस इस बात का डर होता है कि कहीं उस एंशिएंट गॉड चर्च वाले इसे ढूंढ न ले।
जिसके बारे में लिंग जियो उनसे पूछता है कि आखिर ये लोग कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं। जिस पे वो चश्मिश वाला बंदा इसे बताता है कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स के लोग वही हैं जो हमें पूरी तरह से डिवोर करना चाहते हैं। आगे वो उन्हीं 3 गॉड्स के बारे में बताने लगता है जो कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स होते हैं। इन्होंने ही ह्यूमन वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का बीड़ा उठाया था। इसमें एक नॉर्डिक गॉडेस होती है जो कि मौत की देवी हेला है। दूसरा एक ग्रीक गॉड हैडिस होता है। उस चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड ने इन्हीं तीनों गॉड्स को अपने 3 इविल गॉड्स का फाउंडेशन बनाया है, क्योंकि इस स्ट्रेंज सी फॉग को इस दुनिया में ला करके एक अनदर वर्ल्ड बनाना चाहते हैं। इसके बाद वो उन ह्यूमंस की तलाश करते हैं जिनके पास वो फॉरबिडन रून्स और डिवाइन रून्स की पावर डेवलप होती है, क्योंकि उस अजीब से फॉग के यहाँ पे आने के बाद ही यहाँ पे ऐसी एबिलिटीज के बच्चे पैदा हो जाते हैं जिनमें शिंसो की पावर होती है। ये उन्हीं ह्यूमन बींग्स की तलाश करते हैं जिनमें शिंसो की पावर है या तो फिर फॉरबिडन रून्स की पावर है। लेकिन अब तक हमारा जो दाशिया है वो इस फॉग से पूरी तरह से कैप्चर नहीं हुआ है और उनका अभी का टारगेट हमारा दाशिया ही है। जिस पे लिंग जियो से ये सवाल पूछता है तो इसका मतलब है कि उस फॉग में कुछ और भी ह्यूमंस हैं जो कि सरवाइव कर पा सकते हैं। क्या आपने एक्चुअल में उस फॉग को फैलते हुए देखा है? जिस वो बंदा अभी इस बात का जवाब नहीं देता और ये कहते हुए बात को टाल देता है कि तुम धीरे धीरे सब कुछ को समझ जाओगे, लेकिन अभी बस तुम्हें इतना जानना है कि अगर उस चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स ने तुम्हें ढूंढ लिया तो वो डेफिनेटली तुम्हें रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे, और अगर ये नहीं कर पाए तो उनका टारगेट सिर्फ तुम ही होगे, वो तुमको मार डालेंगे। अब आगे आज की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद जो कैप्टन होता है उन सभी के लिए लंच प्रिपेयर करता है। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के 2 बंदे, जिसमें से एक लड़के का नाम मोमो है, लड़की का नाम होंगिन है, ये दोनों आपस में भाई बहन हैं और वो मीट के पीस के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। जिसपे वो दूसरा मेंबर मीट का बड़ा टुकड़ा ले जा करके यहाँ लिंग ची को पेश करता है, ये कहते हुए कि तुमने आज काफी सख्त ट्रेनिंग की है तो तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। अब आगे उन्हें बताया जाता है कि लिंग ची कहाँ पे रुकेगा, जिसपे होंगिन उनसे कहती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगे, लेकिन मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती क्योंकि मुझे शूटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आगे वो एक और लड़की जिसका नाम जायोनन है उसे कहती है कि क्या तुम इसे वहाँ पे पहुँचा दोगी। जायोनन भी इस बात को टाल देती है, ये कहते हुए कि मेरे कुछ अलग प्लान्स हैं। जिसपे मोमो लिंची से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलना। अब आगे वे लोग घर के लिए निकल रहे होते हैं, जिसपे लिंची को शक होता है और वो मोमो से पूछता है कि आखिर क्यों कोई उसके साथ नहीं चलना चाहता था। जिसपे मोमो उसे बताता है कि हर नाइट वॉचमैन के अपने कुछ अलग अलग सीक्रेट्स होते हैं और वो इसे अपने तक ही रखना चाहता है। अब आगे वे लोग छुप करके जो नजारा देखते हैं उसमें उन्हें होंग्युन नजर आती है, जो कि उसी जाओ की कब्र के पास ही बैठी होती है, अपनी श्रद्धांजलि पेश करने के लिए उसकी कब्र पे कार्विंग कर रही होती है। इसके बारे में यहाँ पे मोमो बताता है कि हर नाइट वॉचमैन की जो कब्र होती है उसके मरने के बाद उसे उसकी टीममेट द्वारा ही कार्व किया जाता है, और शायद वो इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए वो यहाँ पे चुपके से आई है। लेकिन हमें यहाँ होंग्युन के साथ साथ बाकी के टीममेट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि अलग अलग तरह से छुपाते हुए यहाँ पे उस जाओ के लिए अपनी श्रद्धांजलि पेश कर रहे होते हैं, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी टीममेट होती है उसकी मौत से काफी ज्यादा सैड होती है। उन सभी को ही इसकी मौत का एक बहुत बड़ा झटका लगा होता है। अब आगे हम लिंग ची को देखते हैं जो कि अपने साथ आज पूरे दिन की घटी घटना को सोच रहा होता है। उसे नींद आ जाती है और वो अपने अनकॉन्शियस माइंड में पहुंचता है, जहाँ पे वो उन 6 गॉड्स जो कि उस असाइलम में कैद है उनमें से एक का भी इलाज कर रहा है, जो कि गॉडेस ऑफ नाइट है, जिन्हें सभी गॉड्स की मदर भी माना जाता है। यहाँ गॉडेस जो होती है वो लिंग ची काफी उदास है, इस बात को जान जाती है, वो इससे इसका कारण पूछती है। जिसपे लिंग ची तो पहले मना कर देता है यहाँ बताने से, लेकिन जब गॉडेस उसे ये कहती है कि हम आखिरकार फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, जो भी दुख या पीड़ा तुम्हें सता रही है तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हो। जिस पे लिंची अब यहाँ बताना शुरू करता है कि एक इंसान की मौत ने मुझे काफी परेशान कर दिया है और मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान सेक्रीफाइस कर दी थी और उसी के इस फेवर को लौटाने के लिए मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। जिस पे गॉडेस यहाँ लिंग ची को कंसोल करते हुए कहती है कि तुम किसी की उपस्थिति को रिप्लेस नहीं कर सकते। हो सकता है जिसने तुम्हारे लिए अपनी जान दी यही चाहता होगा कि तुम एक बेटर लाइफ जी पाओ। यहाँ वो गॉडेस लिंग ची को अपनी माँ समझती है, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम्हारी माँ होने के कारण मैं तुम्हारी ज्यादा मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन बाहर की दुनिया काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें सेफ रखने के लिए मैं तुम्हें एक चीज देना चाहती हूँ। आगे वो अपने हाथ की तरफ देखने लगती है और कहती है कि तुम इस ब्रेसलेट को रख सकते हो, लेकिन उनका हाथ खाली होता है। ये देख करके वो विचलित हो जाती है कि आखिर उनका ब्रेसलेट कौन ले गया।
कि तभी गॉडेस को अचानक याद आता है कि एक लड़की तुम्हारी ही जैसे व्हाइट कोट पहन के 5 साल पहले आई थी और वो 3rd फ्लोर के रूम में गई थी और उसने मुझसे एक सौदा किया था कि अगर वो मेरे बच्चे को मुझे वापस कर देगी तो मुझे उसे अपना एक ब्रेसलेट देना होगा और इस शर्त में मैं हार जाती हूँ क्योंकि उसने मुझे किसी चीज को क्रिएट करने के लिए कहा था। अगर मैं क्रिएट कर देती हूँ तो मुझे मेरा बच्चा वापस मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं उस चीज को क्रिएट नहीं कर पाऊंगी मुझे वो ब्रेसलेट उस लड़की को देना होगा। अब आगे यहाँ लिंग ची इसी बात का पता लगाने के लिए उस 3rd फ्लोर पे जाता है, जहाँ पे उसे जाकर के पता चलता है कि उन 5 देवताओं में से एक देवी ये गॉडेस ऑफ नाइट होती हैं, जिन्होंने ही वर्ल्ड को क्रिएट किया था। आखिर ऐसा कौन है जो कि गॉडेस की इस क्रिएशन को बीट कर पाए। अब आगे लिंग ची को वहाँ पे एक लेटर मिलता है जिसमें एक लड़की ने लिखा होता है कि मैं तुम्हारे लिए एक अजनबी हूँ और तुम मुझे यहाँ से बस एक गुजरने वाला समझ सकते हो और एक्चुअल में ऐसे असाइलम के मास्टर तो तुम ही होगे। पेशेंट्स में से एक का कुछ सामान लिया है, लेकिन मैं जब तुमसे मिलने के लिए आऊंगी तो तुम्हें ये लौटा दूंगी। लेकिन याद रखना अभी जिस ऑफिस में तुम खड़े हो इसके नीचे एक और खुफिया जगह है, आगे तुम बस मेरे बड़े होने का इंतजार करना, मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। आफ्टर ऑल तुम्हें तो बस मेरे घर जाने की आखिरी उम्मीद हो। अब इतना कुछ उस लेटर में लिखा होता है, इसलिए जो लिंग ची होता है उस ऑफिस के नीचे वाले फ्लोर में एक लिफ्ट के द्वारा जाता है, जहाँ पे उसे वही क्रिएचर दिखता है जो कि सलाखों के पीछे कैद है। ये वही है जिसने जाओ को मार डाला था। लिंग ची इसे सप्रेस करने के लिए अपनी पावर्स का यूज करता है और इसकी मेमोरी में झांकता है, जिससे उसे पता चलता है ये कोई नकाबपोश है जो कि कोई ग्रीन चीज इन्हें खिला करके इन्हें इस तरह से अपने वश में काबू कर रहा है। आगे वो जो घोस्ट मॉन्स्टर होता है यहाँ से निकलने की तो काफी कोशिश करता है, लेकिन लिंग ची अपने मात्र एक नजर के ही अटैक से ही उसे सप्रेस कर डालता है। अब यहाँ उसे चोट पहुंचाने के लिए लिंग ची अपने एक स्लैश का यूज करके उसके हाथ को ही उसके धड़ से अलग कर डालता है, जिससे उस मॉन्स्टर को बहुत पेन होने लगता है। आगे लिंग ची अपनी पावर का यूज करते हुए उसे खींचते हुए अपने पास लाता है और उसकी आंखों में देखने से उसे पता चल जाता है कि इसके साथ वो जो हरकत करने वाला था वो नकाबपोश बंदा और को नहीं बल्कि चर्च ऑफ एंशिएंट गॉड्स का ही एक मेंबर है और आगे उसने जानबूझ करके इस मॉन्स्टर को इस असाइलम में कैद करके रखा है ताकि वो इनकी स्पीसीज के बारे में और अच्छे से डिटेल में जान सके। और ये उस चर्च द्वारा ये पहला मॉन्स्टर क्रिएट किया गया है इस वर्ल्ड में तबाही लाने के लिए। यहाँ पे लिंग ची उसकी तरफ देखता है और उसे ये कहता है कि तुमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन को मार डाला है जो कि मेरे लिए काफी अहमियत रखता था। ये मेरा असाइलम है और इस असाइलम में मैं तुम्हारे साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। आगे वो अपने मात्र हाथों का यूज करता है और उस मॉन्स्टर के पूरे सर को ही कुचल के रख डालता है। अब अगले सीन में हमें उसी ऑर्गेनाइजेशन के कैप्टन को दिखाया जाता है जो कि लिंग ची को स्टार शॉट की प्रैक्टिस करवा रहा होता है। यहाँ इस टेक्निक के मोस्ट बेसिक रूल्स के बारे में वो लिंग ची को बताता है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के हर एक नाइट वॉचमैन को सीखना ही होगा। आगे वो बताता है कि जाओ के पास कोई भी फॉरबिडन रूइंस की ताकत नहीं थी, लेकिन वो एक कमाल का तलवारबाज था और तलवारबाजी में उसका मुकाबला हम में से कोई भी नहीं कर पाता था। वो हम में से सबसे बेस्ट था। जिस भी लिंग ची उससे कहता है कि इस बात को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि मैंने खुद ये देखा था। अब आगे इनकी हम कमाल की प्रैक्टिस को देखते हैं जहाँ कैप्टन लिंग ची से कह रहा होता है तुम्हें जाओ के जैसा ही एक तलवारबाज बनना होगा और फिर देखते हैं कि डिवाइन एजेंट के तौर पे तुम इस तलवारबाजी के साथ कितना आगे जाते हो। अब आगे जिस तलवार से वो प्रैक्टिस कर रहा होता है वो और किसी की नहीं बल्कि जाओ की ही होती है जो कि उसके आखिरी निशाने के तौर पे लिंग ची ने अपने पास रखी थी और वो इसी तलवार का यूज करते हुए कैप्टन की तलवार को काट डालता है, ये कहते हुए कि मैं उसे इतनी आसानी से इतनी जल्दी तो नहीं भूल सकता। अब आगे उनकी तलवारबाजी की प्रैक्टिस में सुबह हो जाती है। हमें ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे टीममेट्स को दिखाया जाता है जो कि अपनी अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रहे होते हैं। यहाँ हमें सभी मेंबर्स की छोटी छोटी झलकियां दिखाई जाती हैं, लेकिन लास्ट में हमें लिंग ची को दिखाया जाता है जिसके पास वही जाओ वाला ही बैच है और उसे अभी तक उसने काफी संभाल के रखा है। लास्ट में उसके इतना बोलते ही कि आखिर वो तुम्हें थे जिसने मेरी पूरी दुनिया को बचा के रखा था और इसके बदले में तुम्हारे वर्ल्ड को मैंने अपना लिया और मैं अगले 10 सालों तक इसे बड़ी बखूबी से काट करूंगा। उसके इतना कहते ही हमें जाओ की ग्रेव को दिखाया जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के पूरी टीममेट्स के एक पिक्चर को दिखाते ही ये एपिसोड यहीं फिनिश किया जाता है। सो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।